तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एलपी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं जोरों शोर से। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर रहने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है कि ये जो सेशन रहने वाला आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन की जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके सारे में प्रीवियस ईयर अभी तक स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 1 में जितने भी प्रीवियस ईयर साइंस के आए हैं सारे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा और ये सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा, सारा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अब देखो, अब ये करवाने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूब पे ये सीरीज चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग पेड कोर्स में चला रहे हैं इसको। बहुत सारे लोग अपने तरीके से क्वेश्चन लिखवा दिया, आंसर 1 का 2, 2 का 3, इस तरह करके। तो ये एकदम रहने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चीज़ के लिए किसी से पेड कोर्स खरीदा है तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला है, ठीक है, परफेक्ट एकदम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि इस सीरीज के बाद आपको पता चलेगी और ये चीज़ें लगातार बढ़ती रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जितना मिलेगा उतने जोर शोर से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब बता देता हूँ इस क्लास में करने वाले क्या है। हम लोग का एलपी का जितना भी स्टेज में भी एग्जाम हुआ है, CBT 1 का, साइंस का, CBT 2 का, उसको सारे को प्रीवियस ईयर करेंगे। इससे फायदा जिनका साइंस एकदम कमजोर है, मैं गारंटी लेता हूँ आप इस क्लास को करो। 8-10 क्लास करने के बाद आप अपना साइंस देखना, आपका साइंस 0 लेवल से कहाँ पर उठ के जाएगा। आप नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा आप अच्छे फील करोगे और आपको पेड कोर्स में ये चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इससे पहला भी वीडियो मेरा इंस्पायरेशन का भी चल रहा था चैप्टर वाइज, वो भी जाकर के देखो, ठीक है। और ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ऑफलाइन के जो बच्चों को देता हूँ वो सीधा आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये सीरीज चलते रहेगा। बस आप लोग अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप करते रहना। प्यार और सपोर्ट मेरे लिए इतना ही है। तो चलो, चैनल पे जो नया उसको सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर जरूर करना। तो चलो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना, पेड कोर्स जो भी लियो भाई साहब, आपका पैसा डूबने वाला है इस क्लास के बाद। बाकी आपको पता चलती चलेगी चीज़ें। और जिनका साइंस कमजोर है ना, वो क्लास को एकदम आँख बंद करके करो, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। और साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे को मैंने ले रखा है। तो इसमें देखो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का परीक्षा का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपका 9 तारीख 8वां महीना 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ये सारे ऑफिशियल क्वेश्चन है, आप ऑफिशियल साइट पे भी जाकर के देख सकते हो, वहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसके। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कोई एथलीट, क्या दिया हुआ है, यदि कोई एथलीट त्रिज्या r के एक वृत्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए t सेकंड लेता है तो वेग v होगा। 4 ऑप्शन दिया। कोई एथलीट है, ठीक है, वो एक पथ है, कैसा पथ पे रनिंग कर रहा है, आपका वृत्ताकार पथ पे रनिंग कर रहा है, जिसका त्रिज्या क्या है भाई साहब, r त्रिज्या। तो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे कंप्लीट करता है। तो बताइए इसमें t सेकंड और टाइम कितना लेता है, टाइम लेता है वो आपका t सेकंड टाइम लेता है। इसका रेडियस कितना r। तो बताओ कोई एथलीट मान लो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना रनिंग किया, तो जितना त्रिज्या का परिधि होगा, परिमाप होगा, सरकमफ्रेंस होगा, उतना ही ना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 2πr हम जानते हैं। अब यहाँ पे टाइम कितना लिया, t सेकंड का लिया है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो वेग बताओ, v बराबर वेलोसिटी बराबर, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, तो d अपॉन टाइम, दूरी बटे समय भी बोल सकते हैं हम लोग। तो d आपका कितना दे, कितना दूरी तय किया, अगर एक चक्कर लगाएगा तो 2πr। तो यहाँ पे क्या करोगे 2πr, टाइम कितना लिया t, कौन सा ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2πr/t सेकंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वेग होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु लंबवत रखी गई, एक वस्तु को लंबवत रखी गया है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गठित छवि का आकार, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें बहुत सारे लोग लैंग्वेज में फंसेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले फिगर बना के समझाता हूँ। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण के पीछे का भाग क्या होता है, कलर होता है, और आगे का परावर्तक होता है, यहीं से लाइट आता है, टकराता है। तो अवतल दर्पण में ये जो सीधी रेखाएं खींची जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला, ये क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर का जो मिडिल वाला पॉइंट होता है, अवतल दर्पण कर्व का जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। पोल मतलब
ध्रुव बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर, ये प्रमुख अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, लिख लेना इंग्लिश वाले भी। अब देखो 2.4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु। अब देखो क्या होता है अवतल दर्पण, सबसे पहले समझो अवतल दर्पण एक गोले का बना होता है, तो गोले का बना होता है जिसका सेंटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो मान लेते हैं इसका सेंटर ये होगा, क्या होगा, इसका सेंटर ये है वक्रता केंद्र का, ठीक है। तो सेंटर के आधा क्या हो जाता है भाई साहब, फोकस होता है, सेंटर का आधा क्या होता है, फोकस, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस होता है, ये फोकस का डिस्टेंस है। अब बोल रहा है क्या कि एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर के आकार की एक वस्तु लंबवत रखी गई है। प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर की आकार की वस्तु, इसी पे 2.4 सेंटीमीटर का आकार का वस्तु कहीं पे रखा गया है, हो सकता है यहाँ भी रखा गया, हो सकता है यहाँ भी रखा गया, ठीक है, कहीं भी रखा गया, 2.4 का एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। मतलब दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु का दूरी है, तो वस्तु का दूरी को किस में लिखते हैं, वस्तु का दूरी को बोलो यू से डिनोट करते हैं। तो वस्तु की दूरी जो है वो किसके बराबर है, इसके त्रिज्या के बराबर है। इसके त्रिज्या कितना है, आर, यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब देखो तो यू बराबर है, जहाँ पे आपका वस्तु रखा गया है और रेडियस क्या बराबर है, इसका मतलब ये इसको कहाँ पे रखा गया, रेडियस के बराबर है, इसका मतलब ये वक्रता केंद्र पर तो ही रखा गया होगा, यहीं पे रखा गया होगा, ठीक है। तो यहीं पे आपको ऑब्जेक्ट को रखा हो, क्योंकि ये मेंशन किया सेकंड लाइन के क्वेश्चन में। तो वस्तु को कहाँ पे रखा गया, वक्रता केंद्र पे रखा गया। और अब बताओ आप लोग, वक्रता केंद्र पर जब कोई रखते हैं तो इसका देखो अवतल दर्पण का 6 को बनता है रीजन। अब देखो यहाँ से जब कोई ऐसे वस्तु जाता सीधी जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के सीधी जाती है, तो कहाँ से गुजरती है, हम लोगों ने पढ़ा है फोकस से गुजरती है, ठीक है, फोकस से गुजर गया। अब दूसरा को जब दूसरा रे, देखो कोई भी इमेज बनाने के लिए 2 रे पास कराना, और दूसरा रे को जब हम लोग फोकस से पास कराते हैं, मान लो फोकस से मीट किया होगा, फोकस से पास करते हैं तो यहाँ कहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। तो ये याद रखना आपका, हम लोग क्या, देखो यहाँ थोड़ा सा गलत डायग्राम बन गया, इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या होगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे सी पे है ना, तो इमेज कहाँ बनेगा, वापस से सी पे बनेगा। तो ये पैरेलल गया, तो यहाँ पे फोकस से देखो, फोकस यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा तो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे ये मान लो आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये फोकस से पास कराओ, पैरेलल जाएगी तो आपका फोकस से होते हुए पास होती है। और फोकस से जब जाती है, फोकस से कोई जाती है तो कहाँ से कटती है, ये आपका ऐसे कटती है, कहाँ कटती है, यहाँ पे कटती है। अब देखो इमेज कहाँ बना, वापस से यहीं पे बना, तो कितना साइज का बनेगा, 2.4 साइज का इमेज यहाँ पे बन गया। तो अब ये पूछा है कि गठित छवि का आकार कितना होती है, ये 2.4 था तो इसका भी 2.4। वैसे ही पता जब सी पे है तो नीचे सी पे बनेगा, सेम साइज का बनता है, ये कंडीशन नंबर तीसरा होता है। तो ये भी, तो वस्तु का आकार कैसा होगा, 2.4, ऑप्शन नंबर 1 कितना है, 2.4 सेंटीमीटर का साइज का बनेगा। तो समझ में आई गया ना आपको, ये है। तो इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस बोलते हैं, यहाँ पे सी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलो अगला क्वेश्चन, इसका 2.4, तो अवतल दर्पण। अब आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना, दाढ़ी बनाते हैं और टॉर्च के परावर्तक सतह हो जाता है, किस चीज का बना होता है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। अब चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विद्युत अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्त नहीं होती। विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और आयरन। तो देखो विद्युत अपघटन से कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो याद रखना जनरली जितने भी क्रियाशील धातु हैं, जितने भी क्रियाशील धातु है ना, रिएक्टिव मेटल, जितने भी क्रियाशील रिएक्टिव मेटल है ना, वो जनरली किससे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, वैद्युत अपघटन। किससे, वैद्युत अपघटन से, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से, इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है, मतलब करंट उनमें पास करवाया जाता है ना, और मोल्टेन स्टेज में अपने मिल जाते हैं, वैद्युत अपघटन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम हो गया, फिर आपका एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका कैल्शियम, और भी होते हैं ETC। ये सब क्या है, रिएक्टिव मेटल है, तुरंत रिएक्टिव, इनको विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अब देखो और भी क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आयरन। क्या रिएक्टिव मेटल है क्या, आयरन रिएक्टिव मेटल नहीं है भाई, वो बहुत लंबे समय तक पानी और हवा के संपर्क में आता है, तब जाकर वो रिएक्शन करता है, तब जाकर वो फेरस ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आयरन इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब उसका कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ। देखो जनरली जितने भी धातुएं हैं वे सभी अपने ओर से, ये हो गया,
अब देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो इसका आंसर याद रखना, वैद्युत अपघटन से कौन कौन मिलता है, जो क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ ये प्राप्त है। अब कुछ मैं आपको उसकी कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, जितने भी धातु हैं अपने अयस्कों से प्राप्त होते हैं, जितने भी धातु है अपने अयस्क से प्राप्त होते हैं। तो अयस्क से प्राप्त होते हैं, तो धातु बहुत तरह का होता है, क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और लेस क्रियाशील धातु। तो उसको कैसे निकालने का कैसे कैसे तरीका, धातु कहाँ से निकलते हैं, जमीन, देखो धातु आपके अर्थ क्रस्ट जमीन के अंदर दो तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। एक कोई फ्री स्टेट में होता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में होता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे धातु होते हैं जो बहुत क्रियाशील होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, ये सब क्या बहुत क्रियाशील धातु में किसी के साथ कंबाइंड होकर के रहेंगे, रिएक्शन करके रहते हैं। तो उनको निकालने का तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस अभी पढ़ा है, लेकिन इसी का देखो चार्ट एक बना देते हैं, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। धातु जनरली अपने किससे पाए जाते हैं, ओर में होते हैं, किसमें होते हैं, ओर्स में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अयस्क, अयस्क में पाए जाते हैं। अब अयस्क से 3 तरह के धातु निकलते हैं, अयस्क से 3 तरह के धातु निकाला जाता है। अब देखो कौन कौन सा, अयस्क में से 3 तरह के धातु निकाला जाता है, कौन कौन सा, एक हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल, वैसे धातु जिनका क्रियाशीलता बहुत ही उच्च होता है, और एक दूसरा लो रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल, मीडियम। कॉपी निकाल के नोट्स करते जाओ भाई, इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पेड कोर्स में तो मिलेगा ही नहीं। मीडियम रिएक्टिव मेटल और एक लो रिएक्टिव मेटल। तो अब देखो आपका हाई रिएक्टिव मेटल हो गया ना, हाई रिएक्टिव मेटल कैसे मिलते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निकाला जाता है, किसको, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब हिंदी में क्या, हिंदी वाला लिखना वैद्युत अपघटन द्वारा, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या कहता है, आपका प्योर मेटल को निकाल लिया जाता है, प्योर मेटल से निकाल लिया जाता है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पढ़ा है, इसका एग्जांपल क्या होगा, सोडियम होगा, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम होगा, ये सब। अब वैसे धातु जिनका रिएक्टिविटी मीडियम है, तो अब देखो रिएक्टिविटी जिनका मीडियम है, तो वो धातु 3 तरह से निकाली जाती है। तीनों तरीका मैं बता देता हूँ। कैल्सिनेशन, पहला तरीका कैल्सिनेशन, है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा, निस्तापन। फिर उसके बाद बोलते हैं रोस्टिंग को क्या बोलते हैं, भर्जन प्रक्रिया द्वारा। फिर तीसरा हो गया रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन, है ना, अपचयन विधि के द्वारा, ठीक है। अब देखो तीनों, अब कौन कौन धातु किस कैल्सिनेशन लगता है, किस में रोस्टिंग लगता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो अयस्क जो होते हैं ना, 2 तरीके से पाए जा रहे होंगे इसमें। पहला जो हो रहा होगा, कोई भी धातु अपने कार्बोनेट में पाया जा रहा है, किसमें, कार्बोनेट ओर्स में हो रहा है, कार्बोनेट ओर्स में पाए जा रहे हैं। और दूसरे जो धातु हो रहे हैं अपने सल्फाइड अयस्कों में पाए रहेंगे ना, सल्फाइड ओर। अब याद रखना, कार्बोनेट वाले ओर्स पे क्या, कौन सा प्रोसेस लगाया जाता है, कैल्सिनेशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कैल्सिनेशन, ठीक है। और सल्फाइड वाले जो अयस्क होते हैं, जो धातु सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जैसे NaSO4 है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, है ना। अब इसमें कौन सा प्रोसेस लगाते हैं, रोस्टिंग भर्जन। कैसे, इसको याद रखें, सी से कार्बोनेट और बोला, कैल्सिनेशन, तो रोस्टिंग इसका अपोजिट होगा। अब दोनों जब धातु प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के द्वारा, सल्फाइड वाले प्रोसेस के द्वारा और कार्बोनेट प्रोसेस के द्वारा, इसमें से क्या, कार्बोनेट को हटा लिया जाता है, सल्फाइड को हटा लिया। अब जो धातु आपके बचे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाते हैं धातु। अब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया, अभी भी मेटल निकला क्या, नहीं, ऑक्साइड के फॉर्म में। अब मेटल ऑक्साइड से क्या निकाल लिया जाता है, प्योर मेटल आपका निकाल जाता है। कैसे, प्योर मेटल कैसे निकाला जाता है, रिडक्शन करके, किसका, रिडक्शन करके, एक रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीजन को हटा लिया जाता है और आपका प्योर मेटल निकल जाता है। अब बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल। तो लो रिएक्टिव मेटल वाला ये साइड वाला लिखो, तो लो रिएक्टिव मेटल वाला जो होता है उसमें कौन सा प्रोसेस लगाते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस लगाता है। रोस्टिंग में क्या होगा, ये सीधा रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड निकालते हैं, मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। फिर मेटल ऑक्साइड पे कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्साइड अभी मेटल प्योर फॉर्म में नहीं है, ऑक्साइड को हटाना ऑक्सीजन, तो रिडक्शन प्रोसेस। फिर रिडक्शन से आपका प्योर मेटल निकल जाता है। ये चार्ट है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो। ये है NCERT का सारा आपको फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ ही, ठीक है। तो चलो आप लोग अगले क्वेश्चन के देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और NCERT के डाटा के अकॉर्डिंग सारा एनालिसिस करवा लो। आप एक क्वेश्चन करोगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है ना,
तो ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ अगर हमसे मिस्टेक हो लिखने में तो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। अब देखो बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा आया है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन मैं पढ़ ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में आपका हाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है Cu प्लस O2 है ना, उधर क्या दिया हुआ, रिएक्शन के बाद 2 कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई गई तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है। कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई गई है तो क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना है ना। इसको बैलेंस फॉर्म में कर दिया, 2 ऑक्सीजन 2 कॉपर। देखो रिएक्शन के इधर एरो के इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, याद रखना, पूछता है क्वेश्चन प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन से पहले रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिकारक। प्रतिकारक भाई एनसीईआरटी का डाटा से एकदम पढ़ा रहे हैं, आपको कोई ऐसा नहीं पढ़ाने वाला है। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन में जो भाग लेते हैं, जो तत्व हो गया या यौगिक जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल। एनसीईआरटी ग्रुप डी में भर के पूछा गया। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बोलता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो तांबा का बर्तन में काला कलर का जो होता है वो इसी का होता है। अब ये पूछा है कौन सा रिएक्शन का उदाहरण है, तो भाई देखो जब 2 चीजें मिलकर एक बनाए, ये दोनों मिलकर कंबाइंड हो गया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर संयोजन अभिक्रिया किसमें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब देखो अपघटन है, डबल विस्थापन ऑप्शन नंबर तीनों आपको समान है। तो देखो सबसे पहले भाई साहब अभिक्रियाएं आपकी कितने तरह की होती हैं, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन जो होता है आपका 4 टाइप की जनरली हम लोग को देखे जाते हैं। और भी तरीके जनरली मेनली 4 टाइप, तीनों समझा दे रहा हूँ। अब देखो पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंबाइंड द्वारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल यही वाला, सेम इसका एग्जांपल ये लिख सकते हो। और इसका एग्जांपल H2 प्लस O2 पानी H2O, ये भी हो गया रिएक्शन, ठीक है। और इसका एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन के क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 2 या 2 से अधिक धातु, तो ये हो गया। अब दूसरा रिएक्शन क्या है भाई साहब आपका, दूसरा रिएक्शन जो आपका होता है कॉम्बिनेशन, ये कंबाइंड हो रहा। अब एक चीज टूट रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, पहला कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी अपघटन अभिक्रिया। टूट रहा है, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसका एग्जांपल जब इसका जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है। जैसे कि मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक यौगिक या तत्व है, कोई एक यौगिक है 2 या 2 से अधिक में टूट रहा है, A प्लस B में, इसका उल्टा। तो इसका एग्जांपल भाई सब क्या होगा, इसका एग्जांपल जैसे मान लो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको सनलाइट मिलता है ना तो क्या Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। या इसको बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा में, इसका और भी एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि और एक एग्जांपल ले लें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो एक था 2 या 2 से अधिक में टूट गया, ये भी सीख लिए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बोलते हैं, है ना, खड़िया चूना बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन जो ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, समझ जाना, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, जब कोई एक मजबूत तत्व अपने से कमजोर वाले को हटा देता है और उसके जगह ले लेता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखते हो क्लास में जो मजबूत दावेदार होता है ना, वो कमजोर वाले में चल जाता है, कमजोर वाले को हटा देता है, उसके साथ जो बैठे हुए पार्टनर उसके साथ वो बैठ जाता है, ऐसा होता है जनरली। तो अब देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया, है ना। जैसे कि मान लो कि अच्छा एग्जाम्पल
Na+HCl। ये क्या है, सोडियम को रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किए तो ये हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, सोडियम। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है ना हाइड्रोजन इसके लवण से विस्थापित कर देगा और इसका जगह तो सोडियम H को हटा देगा, बोलेगा भाई हट चल हट यहाँ से, NaCl प्लस हाइड्रोजन को बेचारे को अकेला कर दिया। तो स्ट्रांग वाला कमजोर को अलग हमेशा कर देता है, ये विस्थापन अभिक्रिया। अब चौथा जो है आपको दिख रहा होगा, चौथा ऊपर लिख दे रहे बोर्ड के ऊपर, चौथा जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, चौथा जो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक बार हुआ ना, अभी इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा विस्थापन, इसको क्या बोलते हैं, दोहरा विस्थापन। यहाँ विस्थापन 2 बार हो रहा होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, फेमस एग्जाम्पल है, आप लोग क्या लोगे, HCl, एक HCl ले लिए, धातु है, HCl क्या, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एक क्या लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं HCl नहीं है आपका NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिए। तो अब क्या होगा, सोडियम मजबूत है ना, फिर से इसको भगाएगा बेचारे को, बोले चल यहाँ से तू निकल भाई, तो क्या होगा, NaCl के साथ चिपक जाएगा। अब ये बेचारा हाइड्रोजन अकेला, बोला भाई हम कहाँ जाएं, तो अब क्या बनेगा आपका H2O। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H2O, हाइड्रोजन एक था, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 2 हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन है, तो बेचारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना NaCl। तो ये 2 बार विस्थापन हुआ ना, एक इसके साथ और एक इसके साथ हाइड्रोजन, तो इसी को बोलते हैं दोहरा विस्थापन का एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल है जैसे K, आपका एक एग्जाम्पल KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, फिर आपका AgNO3, ये आप लोग रिएक्शन बताना हमको कमेंट करके, ठीक है। अब चलो, नहीं तो फिर थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, फिर मैं इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दूँगा किन का सही आ रहा है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। बाकी और भी होते हैं, रेडॉक्स होती है, सारी होती हैं ये सब, और आगे बताऊँगा धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। तो ये तो एनालिसिस करने से आपको बहुत सारी चीज़ आप लोग जान पा रहे हो, क्योंकि अगला बार आप क्वेश्चन आएगा इस तरह तो छोड़ोगे नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देख लो यहाँ पे, ग्रेफाइट और हीरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, उनके पास समान रासायनिक गुण है। हाँ, ग्रेफाइट और हीरे का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखना, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, ये सही है। उनके पास समान रासायनिक गुण होते हैं, हाँ भाई, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का ही अपरूप है, और दोनों के रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन फिजिकल समान नहीं होंगे, क्योंकि हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो केमिकल गुण, रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, फिजिकल गुण नहीं। समझ में आ रहा है, ये ध्यान देना है आपको। ऑप्शन नंबर 2 तो सही है, उनके परमाणु एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से बने होते हैं। हाँ भाई, ग्रेफाइट जो होता है ना और हीरा, उनके परमाणु अलग अलग तरीके से बने होते हैं। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। इनमें ग्रेफाइट में एक कार्बन 4 के साथ जुड़े हुए रहते हैं बॉन्ड बना के, और इसमें एक कार्बन 3 के साथ एक फ्री होता है ग्रेफाइट में, इसलिए तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं हीरा और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, जान लो, कोई नहीं बताएगा आपको इससे, ठीक है। हीरा डायमंड और ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट को हिंदी में इंग्लिश में ग्रेफाइट ही बोलते हैं। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस, हीरा क्या होता है, बहुत ही, हीरा जो होता है आपका, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। सबसे पहले ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है, ओपेक होता है, अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी। अब हीरे की जो संरचना होती है ना, कैसी संरचना होती है, sp3 संरचना होती है। ये जो होता है sp3 संरचना द्वारा, संस्करण द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसका संरचना कैसा होता है, sp2 संस्करण द्वारा ये जुड़े होते हैं। और हीरे जो होता है ना, कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। और ये कैसा है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, और 2D होता है। ये कैसे संस्करण के द्वारा जुड़े होते हैं, sp2 संस्करण के द्वारा ग्रेफाइट जुड़े होते हैं, और ये sp3 संस्करण के द्वारा आपका जुड़े होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, देखो अगला इसमें और क्वेश्चन है, हीरे का जो डेंसिटी होता है, हीरे का डेंसिटी इसके कंपेयर में अधिक। अच्छा, हीरे में जो होता है ना, एक कार्बन, हीरे में एक कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, एक कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, एक कार्बन 4 कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक बंध, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन है ना, देखो 4 कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, इसमें एक कार्बन है ना, एक कार्बन 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 वैलेंट बॉन्ड द्वारा
जुड़े होते हैं। एक कार्बन है, एक 3 बॉन्ड, और तीसरा जो इसका होता है ना बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहता है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ में आया इसको चारों। और इसका डेंसिटी, अब देखो बात, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है ना, ये कुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, किसके, विद्युत के कुचालक है ना, और ये सुचालक, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीरे का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। इसका डेंसिटी लगभग हीरे का 3.52 होता है। कितना होता है, 3.52। इसका डेंसिटी कितना होता है, इसके कंपेयर में कम, लो होता है, ठीक है। इसका डेंसिटी आपका कितना होता है, 2.5। तो इतना सारा फैक्ट आप जान लिए। इस पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, हीरा में जो स्ट्रक्चर बंधा होता है sp3 संस्करण द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें 3D डायमेंशनल होता है, ये 2D डायमेंशनल लेयर बाय लेयर होता है, इसलिए स्लिप करते रहता है। और ये छूने में कैसे होता है, स्लिपी होता है। और इसका हीरे का ग्रेफाइट का यूज और कहाँ करते हैं, स्नेहा के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका, इसका तीनों सही है। ये चीज आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। बन गया ना इसका। और दोनों ग्रेफाइट और हीरा किसका है, कार्बन का ही अपरूप है, ठीक है, कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन आपका केमिकल गुण सेम होता है दोनों का, लेकिन फिजिकल गुण देखो, ये फिजिकल गुण था, अलग अलग था ना भाई साहब, तो कंफ्यूजन मत होना आप लोग को। पेड कोर्स वाले भाई आपने खरीदा, पेड कोर्स आपका पैसा एकदम डूब गया है, ठीक है। पेड कोर्स अच्छा और बेहतरीन कंटेंट था, ये पेड कोर्स में आपको नहीं देगा, ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ाएंगे, हवा बांधेंगे, और बहुत सारे टीचर ऐसे है ना, रेलवे के नाम पे इतना हवा बना करके पैसा छाप रहे हैं ना, आपका पैसा डूबने वाला है। भले भाई हम लोग छोटे स्तर के, छोटे मतलब कि पढ़ा तो लोग को नहीं पता चला, लेकिन जो हमसे पढ़ रहे जुड़े हैं उनको पता है इस क्लास की वैल्यू और अहमियत, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ, एक दिया हुआ 10 सेकंड के लिए प्रतिरोध, टाइम दिया हुआ 10 सेकंड के लिए प्रतिरोध 1000 ओम के एक प्रतिरोधक पर 50 वोल्ट का संभावित अंतर लागू किया जाता है। सर्किट में उत्पन्न ताप की मात्रा, देखो इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये देखो, क्या इसका बता रहा है, टाइम दिया हुआ है, पहले समझो, लिखो क्या क्या दिया हुआ भाई, सीखो, सीखने का समय हड़बड़ाना नहीं है आपको। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड का। रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, मान लो 1000 ओम दिया, मान लो कोई वो तार है, उसका टाइम 10 सेकंड, प्रतिरोध इतना दिया हुआ है, उसमें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 50 वोल्ट दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि ना सर्किट में उत्पन्न ताप, कोई सर्किट है इसके ऊपर उत्पन्न ताप कितना, ताप मतलब क्या, हीट, हीट कितना डेवलप हुआ भाई, ये आपको करना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसको निकालते हैं। हमको फॉर्मूला पता, H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। आपके पास क्या आर है, आर बैठा दोगे, टी है, टी बैठा दोगे, आई कहाँ से बैठाओगे, अरे भैया आई कहाँ से बैठाओगे। लेकिन हमको एक चीज पता है, ओम्स लॉ पढ़े हैं हम लोग, ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं, V बराबर आई आर होता है ना, तो I बराबर क्या लिख सकते हो, V बटे आर। तो I को कन्वर्ट किस में कर दिया, V बटे आर। तो I को कैसे में कन्वर्ट करेंगे, V बटे आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे ना दो, आर है तो आर दे दो, टी है तो टी दे दो। V का स्क्वायर ऊपर भी, आर का स्क्वायर नीचे भी, आर इंटू टी। ये एक आर से एक आर कट न गया, क्या बचा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर दो भैया, देखो ये फॉर्मूला बन गया ना। अब देखिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम मस्त क्लास चल रहा है। लाइक कर देना भाई, लाइक में कंजूसी मत करना। क्लास का कंटेंट देखो और खुद आप लोग बोलो कैसा है। पेड कोर्स वाले को तो हम हालत खराब करेंगे ही, टेंशन मत लीजिए। जो हवा बना करके पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 5 5 25, 25 क्या, अरे 25 क्या, हीट, ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। हीट का ऐसा यूनिट जूल। हीट और के साथ साथ अब कमेंट बॉक्स में बता किसका ऐसा यूनिट जूल होता है। तो ये हो गया ना 25 जूल। चलो राइट आंसर क्या होगा, 25 जूल। कौन सा ऑप्शन है भैया, 28 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नोट करते जा भाई, नोट करते जा इसको, इससे बेहतर क्लास कहीं नहीं मिलने वाला आपको। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर अगला भाई, इसमें टिक भी नहीं मार। 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक शरीर पर लगने वाले शुद्ध बल की गणना कीजिए। मान लो कोई एक शरीर है, शरीर मतलब कोई एक बॉडी, कोई चीज हो रहा होगा, ठीक है, इस बॉडी पे, ठीक है, इस बॉडी पे कितना, इस बॉडी पे, ये बॉडी का क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना वेलोसिटी के साथ चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ चल रहा है आपका। अब यहाँ पे इसका वेट कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 kg, द्रव्यमान कितना है 10 kg के साथ। तो बोलो इसमें पूछ रहा है आपका शुद्ध बल, फोर्स इस पे कितना, नेट फोर्स इक्वल टू वाट। अब एक बात बताओ, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना
द्रव्यमान गुना क्या होता है त्वरण। अब बता त्वरण इसमें कितना 5 मीटर पर सेकंड लगातार बह रहा है, तो त्वरण बराबर ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। अब ये 5 मीटर पर सेकंड शुरू में भी 5 है 5, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी भी 5 और फाइनल वेलोसिटी भी 5, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड एक त्वरण से गति कर रहा है। तो पहला प्रारंभिक वेग भी 5 और लास्ट वाला भी 5। टाइम मान लो कितना कुछ भी टाइम हो रहा होगा, तो देखो 5 में से 5 गया, ये तो वैल्यू 0 आने वाला है। मान लो टाइम हमको नहीं पता, ठीक, तो क्या होगा 0 ही ना होगा। एक्सेलरेशन कितना आ गया फाइनली इसका 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण समान है, कोई भी चीज में त्वरण समान तो एक्सेलरेशन 0। हाँ अगर मान लो 5 था, इसमें 5 मीटर से हो गया कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन देखो तो कितना हो गया 5 मीटर से बढ़ा ना v माइनस यू, तो ये होगा। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ ना सेम है, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया भाई साहब, a बराबर 0, तो मास तो आप लोग यहाँ क्या रखोगे 10 और एक्सेलरेशन कितना है 0, तो कितना फोर्स भी कितना लगेगा इसको 0 लगने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर किस में होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका 350 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक डोबराइनर के त्रय के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु का द्रव्यमान 127 दिया हुआ है। पहले परमाणु का द्रव्यमान 35.5 और तीसरे का दिया हुआ है आपका 127, तो मध्य तत्व। तो डोबराइनर ने अपना तिर्यक नियम दिया था, उन्होंने क्या बोला था 3 गो, पहला दूसरा और तीसरा, 3 गो तत्वों को एक बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया और बोला पहला और दूसरा का जो एवरेज होगा ना, ये तीसरा का क्या बताएगा द्रव्यमान बताएगा। तो पहला का आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 35.5 और तीसरा का कितना दिया हुआ आपका 127, तो ये दोनों को जोड़ को हाफ कर दो एवरेज निकालने के लिए, 35.5 प्लस 127/2। जब इसको आप लोग करोगे तो इसको आप लोग करने के बाद कितना है बोलो 81.25 लगभग आ जाएगा, कर लेना। तो ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हम लोग का शायद लास्ट ही क्वेश्चन है। अब चलो यहाँ पे देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं पॉप, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Ca2SO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर किस में है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, डी। अब देखो एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है CaSO4 Ca2 नहीं होगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, देखो कुछ लिखवा दे रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला है जिप्सम का, किसका जिप्सम का फॉर्मूला है, याद रखना। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी लिखवा दे रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है CaOCl2 है ना। इसको केमिकल नेम क्या है, अरे व्यावसायिक नाम ये ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, लिख लो कैल्शियम ऑक्सीराइड, या इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइपो CHLORID, कैल्शियम हाइपो, ये दोनों नाम याद रखना। ग्रुप डी के क्वेश्चन में बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं वाशिंग सोडा, धावन सोडा, धोने वाला सोडा, धावन सोडा का केमिकल नेम क्या होता है बोलो, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब बात करते हैं खाने वाले सोडा, खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो NaHCO3 इंटू 10 NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये होगा। ठीक है, तो चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पे। अब एक तो ये भी ध्यान रखना, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसमें ए में। आज का देखो लास्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 300 सेकंड में, एक मशीन जो है ना 300 सेकंड में 1200 जूल का कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या है, मशीन की आपको क्या बोला शक्ति। सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो करेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम बराबर 300 सेकंड दिया हुआ है। जूल मतलब क्या वर्क है ना, जूल किसका यूनिट वर्क, और ताप का यूनिट जूल होता है, तो वर्क यहाँ पे कितना कर रहा है मशीन के द्वारा 1200 जूल। तो अब आपको क्या निकाला पावर, P बराबर क्या होता है W/T, W कितना है 1200, टाइम कितना हुआ है 300 सेकंड, इसको कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, तो पावर इक्वल टू क्या होगा 4 वाट। पावर कैसा यूनिट क्या होता है वाट होता है, तो पावर की सबसे बड़ी यूनिट क्या तो ये बता दूं 4 वाट किस ऑप्शन में आपका है 4 वाट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं। क्लास अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करना, ये क्लासेस थोड़ी आज लेट से हुई, रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं क्लास। अब आप लोग का काम इस सीरीज को आगे बढ़ाना, ठीक है, तो लाइक शेयर और सपोर्ट जरूर।